दोस्तों, एक घने जंगल में महान साधु रहते थे। एक दिन की बात है, उनके पास एक गरीब और निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में अमीरी की चाह रखते हुए साधु बाबा के पास गया। साधु बाबा ने उसकी पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुमको एक करण नाम के किसान की कहानी बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, एक गाँव में एक किसान रहता था जिसका नाम करण था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। करण के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार करण के खेत की फसल बहुत अच्छी हुई थी। वो अपनी पत्नी से कहता कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वो अपनी पत्नी सुमन से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों को बेचने के लिए, तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वो बाजार चला जाता है और उधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब करण बाजार से वापस आता तो वो बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियाँ उच्च गुणवत्ता वाली हैं, हमें इस बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, बाजार में जल्दी से सब्जियाँ तोड़कर बेचनी होंगी। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से करण बहुत दुखी हो जाता है और वो अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सुमन, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इससे सुमन भी बहुत ही दुखी हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वो दोनों बहुत परेशान थे। करण ने कहा, सुमन, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ये पानी हमारे घर में भी भरने लगा है और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सुमन ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वो अपने घर से निकले तो देखा कि पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके हैं। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आके रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गाँव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। सभी खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। करण को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। करण ने वो खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो अपने गांव वापस लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद फिर से वापस बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गाँव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस पर करण ने कहा कि इस बार हमारे गाँव में सरकारी गाड़ियाँ खाना लेकर नहीं आएंगी, मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूं। कुछ देर बाद करण खाना लेकर सुमन और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन करण के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सुमन घबराते हुए बोली, ये सब कैसे हुआ। इस पर करण ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लाते हुए भीड़ में ये चोट लग गई। इतना सुनकर सुमन रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वो खुद अनाज के लिए परेशान है। ये कैसी स्थिति आ चुकी है। करण ने सुमन को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद करण ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया। बच्चों ने सुमन और करण के साथ खाना खाया। ये देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गाँव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब करण अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा करण का पूरा घर टूट चुका था। इस पर सुमन बहुत ज़्यादा दुखी थी। करण ने कहा कि हम फिर से घर बना लेंगे। सुमन ने कहा, और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे। बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई हैं, हम उनको तोड़ कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। करण और सुमन अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वो बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, मुझे ये देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बनवा कर देगी। ऐसा सुनने
सुनने के बाद सुमन को बहुत अच्छा लगा। करण और सुमन ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वो सारी जानकारी लेने के बाद वहाँ से चले गए। लेकिन एक बार फिर से करण को ये नहीं पता था कि उसके साथ ये क्या होने जा रहा है। वो जो सरकारी व्यक्ति बनकर आए थे, असल में वो लोगों से ठगी करने वाले थे। लोगों की असली जानकारी को लेकर उनके साथ ठगी कर लेते थे। और ऐसे ही करण को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि उसकी संपत्ति और घर के साथ क्या होने वाला है। उसके परिवार के जीवन में एक बार फिर से एक बड़ा तूफान आ गया। ठाकुर ने करण की पूरी जमीन जायदाद धोखे से ठगी करके लेकर चले गए। अब करण को उसके ही घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। अब वो अपनी पत्नी सुमन और अपने बच्चों के साथ उसी पुल के नीचे गया जहाँ पर बारिश के समय वो ठहरा हुआ था। पास के गाँव में ही एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वो कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वो खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी ना देता। मजबूर गरीब किसान मन मार कर उसके खेत में काम करते। करण ने सोचा शायद उस जमींदार से कुछ मदद हो सके। बेचारा करण उस जमींदार के पास पहुंचा। उसने जमींदार से अपनी सारी कहानी बताते हुए कुछ मदद की गुहार लगाई। जमींदार ने कुछ सोचा और उसने उस करण को थोड़ी सी जमीन काम करने के लिए दे दी। लेकिन जमींदार ने करण से कहा, तुम्हें इस जमीन की कीमत 1 साल के अंदर ही चुकानी पड़ेगी, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तब बेचारा करण करता भी क्या। उसने जमींदार से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 1 साल के अंदर ही आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अब करण उसी खेत में खेती बाड़ी कर वो अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता। करण बड़ा मेहनती था। वो दिन भर अपने खेतों में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। अब उसने कड़ी मेहनत करके जमींदार से किए हुए वादे पर उसने 4 महीने में ही जमीन की सारी कीमत जमींदार को वापस कर दी। गांव के बाकी किसानों के पास करण के मुकाबले अधिक जमीन थी। वो करण की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वो इतनी फसल उगा लेता है। 1 साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था ना थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसीलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। करण के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वो किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वो दोबारा गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था ही। उसने सोचा कि यदि उसने करण को पैसे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं, इसीलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी, कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने करण से कहा, देख करण, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूं। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा। करण बोला, किसान तो 2000 पाते हैं। जमींदार बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। मजबूर करण क्या करता, हामी भर कर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेतों में काम करने लगा। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया है, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने करण को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, करण ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर करण परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसके घर का गुजारा चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वो जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। करण आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वो फिर से जमींदार के पास जाएगा और उसे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वो जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो करण को घर के सामने बैठा हुआ देखकर उसने करण से पूछा, क्या हुआ करण, क्यों आए हो? करण जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मार कर वहां से निकाल दिया। करण उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। करण रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को बुरा भला कहने लगे।
तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर करण यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वो परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। अब इधर करण भी समझ चुका था कि उसकी मदद अब कोई भी करने वाला नहीं है, उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब उसने कुछ छोटे किसानों के साथ उनकी ज़मीन पर काम करना शुरू किया और साथ ही उसने सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करके बेचने का काम भी शुरू कर दिया। करण और उसकी पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करके शाम को ही बड़ी मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते, सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करके बेचते, तब कहीं जाकर दोनों का गुजारा हो पाता। फिर भी पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन करण अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत बुरा लगता। वो आराम से जीवन गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, अचानक से करण की माँ, जो कि उसके बड़े भाई श्यामू के घर पर रहती थी, वो करण के घर पर आ गई। लेकिन ये बात करण को बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसकी माँ उसके घर पर आ रही है। करण की माँ जंगल के रास्ते पैदल अपने बेटे करण से मिलने के लिए उसके घर आ रही थी। फिर करण की माँ अपने बेटे करण के घर लगभग 10 बजे पहुंची और जैसे ही करण ने अपनी माँ को देखा, तुरंत ही उसने अपनी माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और माँ को घर में बैठाया, खाना खिलाया और मज़े से सभी लोग सो गए। लेकिन रात में अचानक जब करण अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी जाने अनजाने में उसने अपनी पत्नी के कुछ पवित्र अंगों को स्पर्श कर लिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके जीवन में कल सुबह क्या होने वाला है। करण ने सुबह उठकर अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को प्यार से गाल में हाथ लगाते हुए अपने काम के लिए, मतलब लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। अचानक करण की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियाँ लेने गया करण काफ़ी आगे तक निकल गया। जंगल के बीच उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में अंधेरा था। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक पूरा खजाना था। उसने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया। फिर बैलगाड़ी से धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन जब करण रोज गाड़ी भरकर धन घर लाने लगा तो उसकी पत्नी ने उसे रोका और समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने धन में हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना ही आप ले आए हैं। लेकिन करण के सर पर धन की धुन सवार थी। उसने नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिए, पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित करके रख लिया। धीरे धीरे उसके धनवान होने की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग रिश्तेदारियां निकाल कर उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। वो भी धन के अभिमान में बुरी आदतों में फंस गया। अपनी अय्याशियों में वो पत्नी से भी दूर हो गया। उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। वो उसे छोड़कर चली गई। किसान मगर सेठ हो चुका था। उसे पत्नी के जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ। समय बीतता रहा, उसकी अय्याशियां जारी थी। जब वो एक दिन बीमार हुआ तो उसने पाया कि उसे अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो नगर में घूमने निकला, कोई पहचान ना ले, इसीलिए उसने थोड़ा भेष बदल लिया। उसने सोचा क्यों ना अपने बारे में लोगों से पूछा जाए। घर आकर तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं। उसने एक आदमी से पूछा कि नगर में जो अमीर आदमी रहता है, इसके बारे में क्या सोचते हो। उस आदमी ने कहा वो तो बेचारा बदकिस्मत आदमी है। किसान ने पूछा क्यों बदकिस्मत कहते, उसके पास तो बहुत धन है, राजा की तरह रहता है। वो आदमी बोला भाई, जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी, लेकिन उस किसान के पास बहुत धन आ गया तो पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। ना घर में पत्नी है ना बच्चे, इतना धन आ गया और ना ही उसका कोई लाभ उठाने वाला है। फिर जितना धन उन्हें जीने के लिए जरूरी था उतना रखकर शेष सब गरीबों में दान कर दिया। तभी साधु बाबा ने कहा अब मैं तुमको स्त्री के उस पवित्र अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस अंग को करण ने रात में जाने अनजाने में छू लिया और सुबह उसकी किस्मत अचानक से बदल गई। करण अचानक से रोडपति से करोड़पति बन गया। उसे अचानक अपार धन की प्राप्ति हो गई। साधु ने कहा कि शायद कि जब करण की माँ करण के घर पर आई थी तो उसने शाम को अपनी माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लेकर सोने को गया, और इसी तरह जब वो सुबह उठा तो उसने फिर अपनी माँ के पैर छुए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो पुरुष अपनी माँ के पवित्र पैरों को छूता है और आशीर्वाद लेता है उसको कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है और आप सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ के पैरों में ही जन्नत होती है। इसीलिए माँ के पैरों को छूना बहुत ही आवश्यक है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।